बात करेंगे उन जिन भूतों के हवाले से जो आपने अक्सर सुना होगा कि किसी फलां शख्स के ऊपर जिनका साया है, फलां शख्स के ऊपर चुड़ैल का साया है, फलां के जिस्म पर चुड़ैल ने कब्ज़ा जमा रखा है। ऐसी बहुत सी बातें आपको अपनी ज़िंदगी में सुनने को मिली है, उनके पीछे हकीकत क्या है, आज जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके ज़हन में क्रिएट होते हैं किसी जिन भूत को लेकर। आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स लगता हो जिसके बारे में आपने सुन रखा हो कि इस पे जिन भूत का साया है, इस पे चुड़ैल का साया है, इसके जिस्म पर किसी शैतानी ताकत ने कब्जा जमा रखा है। अगर आपने ये सुन रखा है कि किसी शख्स को जिन निकालने के लिए उसको अमल के पास ले जाया गया और वहाँ पे उसके जिन निकाले गए, अगर आप इन बातों पे यकीन रखते हैं या इन बातों के बारे में खोजना चाहते हैं, इसके पीछे छुपी हुई हकीकत को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से आखिर तक देखें और आपके ज़हन में उठने वाले बहुत से सवालात का जवाब साइंटिफिक तरीके से मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि मेडिकल और डॉक्टर्स इस बारे में क्या सोच रखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें और वो लोग इस वीडियो से दूर रहें जिनका दिल ज़रा सेंसिटिव है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हॉलीवुड में वैसे तो बहुत सी हॉरर मूवीज़ आई, मगर एक मूवी जो 2005 में रिलीज़ हुई उसका नाम था द एग्ज़ॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये खाने इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि इसके पोस्टर के ऊपर लिखा था कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो ये कहानी एक हकीकत पर मुबनी है। जिन भूत कहानियों से पर्दा उठाने के लिए हम डिस्कस करेंगे एक वाकया जो हकीकत पर मुबनी है और जिसकी कहानी पर यह फिल्म बनाई गई उस लड़की का नाम था एनालिज़ा मिचर। जब उसकी उम्र 16 साल होगी 1968 में वो स्कूल में पढ़ रही थी और अचानक वहाँ पे गिर के पड़ रही और उसके दोस्त बताते हैं कि जब वो बेहोश होकर गिरी उससे 2-3 मिनट पहले वो एक अजीब सी हालत में थी, उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी कैफियत बहुत डरावनी सी थी। और फिर शाम को जब वो घर आती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है तो रात को अचानक उसकी आंख खुलती है। उसको महसूस होता है कि उसके जिस्म पर कोई भारी वजन पड़ा है, वही वजन उसके जिस्म को दबाए हुए है। वो घबरा सी जाती है। फिर हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि 1 साल 1969 में एक बार फिर ऐसा ही वाकया उसके साथ हुआ और इस बार उसके वालिदैन उसको चेक करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। और फिर 1 साल बाद 1970 में एनालिज़ा को तपेदिक की बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है और वहाँ पे उसको अचानक से अजीब से रंग नजर आ रहे, उसकी कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। डॉक्टर कहते हैं कि इसको मिर्गी का मसला है। मिर्गी कोई नायाब बीमारी नहीं है, दुनिया में 50 मिलियन के करीब मिर्गी के मरीज पाए जाते हैं, लेकिन एनालिज़ा का केस ज़रा अनोखा था। कुछ अर्सा बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती थी, उसको कुछ ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाई देने लगी जो किसी और को नहीं दिखाई। उसके सर में उठने वाली अजीबो-गरीब आवाज़ें उसको धीरे धीरे डिप्रेशन में लेके चली गई और डिप्रेशन और एंग्जायटी का शिकार हो चुका। वो मजहबी लिहाज से उसका ख़ानदान कैथोलिक क्रिश्चियन है, उनकी ख़ास इबादत है कि वो घुटनों पे बैठ कर इबादत करते हैं। एनालिज़ा एक दिन में 600 बार वो इबादत करने लगी जिससे उसके घुटने बुरी तरह दर्द करने लगते। उसकी दिमागी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि एक दफ़ा वो टेबल के नीचे छुप गई और वहाँ पे अजीबो-गरीब आवाज़ें देने लगी और एक दफ़ा उसने मकड़ी खा ली और कहा जाता है कि एक दफ़ा उसने कोयले का पीस खा लिया और यहाँ तक कि एक दफ़ा उसने एक परिंदा ही खा लिया। उसके वालिदैन परेशान हो चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब डॉक्टर से वो मसला हल ना हुआ तो वो ऑफिस होने की वजह से एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि आप इसका करें कि एक सांस से, और बिशप से कहा कि आप एनालिज़ा का एक्सॉर्सिज्म करें। एक्सॉर्सिज्म क्या होता है? जिस्म से शैतानी कुव्वतों को निकालने का अमल, जो हमारे अमल लोग करते हैं कि किसी पे अगर साया है या जिन भूत का असर है तो उसको निकालने के लिए एक अमल किया जाता है, उसको कहते हैं एक्सॉर्सिज्म। उसे कहा गया कि एनालिज़ा पर 6 शैतानों का हमला है, उसके अंदर 6 शैतानी ताकतें छुपी हुई और जब उस पर एक्सॉर्सिज्म का अमल किया गया कहा जाता है कि उससे वो 6 शैतानी आवाज़ें सुनाई दी। एनालिज़ा का केस अजीबो-गरीब ज़रूर है मगर ये इकलौता नहीं है। आज हमारे पाकिस्तान में ऐसे कई वाक़ये हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं। 10 साल पहले एक शख्स होटल में अपने रूम में बेहोश पाया गया और उसको जब अस्पताल ले जाया गया
वहाँ पे होश आने पर वो अपना नाम तक भूल चुका था, और यहाँ तक कि उसकी बोलने की जो ज़बान थी वो भी वो भूल चुका था। एनालिसिस से वो 6 शैतानी आवाज़ें कैसे आईं, वो कोई शख्स अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर कैसे भूल जाता है, इसको खोजेंगे हम साइंटिफिक तरीके में। अब देखते हैं कि साइंस की नज़र में इस कैफियत को क्या कहते हैं। इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया डेमोनिक पोसेशन, और इसको उर्दू में कहते हैं जिन भूत का साया। और इसके पीछे जो अमल होता है वो होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक इंसान में कई शख्सियात। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान में कई शख्सियात छुपी होती है। कोई इंसान अपने को मुख्तलिफ शख्सियात में, पर्सनैलिटीज में बदल लेता है। वो एक मशहूर शायर निदा पाजली कहते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको देखना हो कई बार देखो। पहले तो वो इंसान जो आप हैं, जिसकी आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, और दूसरा आप वो जो आप खुद को समझते हैं। दोनों में फ़र्क है। एक वो जो आप असल में है, और एक वो जो आप खुद को समझते हैं। अब इस तरह एक शख्स खुद को बहुत दाना समझता हो और हो वो कुंज़। साइकोलॉजी में उसको कहते हैं कि कोई शख्स अपनी काबिलियत को जब ओवर एस्टिमेट करता है। दाना होना या कुंज़ रहना एक अलग पर्सपेक्ट है। आप यूँ भी कह लीजिए कि कोई शख्स खुद को अच्छा न समझता हो लेकिन हकीकत में वो बहुत अच्छा हो। वो शख्स ये समझे कि वो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन हकीकत में वो सेल्फिश हो। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों की शख्सियत को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो जो एक्चुअल में वो हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। एक वो जो खुद को वो समझते हैं, और तीसरा वो जो वो बनना चाहते हैं। ए पर जो वो खुद हैं हकीकत में, बी जो वो खुद को समझते हैं, और सी जो वो बनना चाहते हैं, जो उनका आइडियल हो। अगर बी और सी के दरमियान वक्फा कम है, मतलब जो वो खुद को समझते हैं और जो वो बनना चाहते हैं, इसके दरमियान अगर फासला कम है, वो तकरीबन वो खुद को वो समझ रहे हैं जो वो बनना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और अगर बी और सी में वक्फा ज़्यादा है, जो वो खुद को समझते हैं और जो वो बनना चाहते हैं, इन दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होगा। वो वक्फा कुछ ज़्यादा ही हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर लो होगा कि वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार होते चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कोई शख्स खुद को कितना पसंद करता है और कोई शख्स खुद को कितना नापसंद है। अगर कोई शख्स खुद को नापसंद करता हो तो वो अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेगा किसी दूसरी पर्सनैलिटी। इसको कहते हैं अल्टर, यानी कि खुद को बदल लेना और खुद को डाल लेना किसी दूसरी पर्सनैलिटी में। साइकोलॉजी डॉक्टर कहते हैं हमारा सेल्फ कंसेप्ट इन 3 हिस्सों पर है, सेल्फ इमेज, आइडियल इमेज और सेल्फ एस्टीम। ये तीनों हिस्से अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। आपकी आदतें कैसी हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका माहौल कैसा है, आप किन चीज़ों को लेकर प्राउड फील करते हैं और किन चीज़ों से आप रिग्रेट फील करते हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या है और उनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, और उन ख्वाहिशात को पाने के लिए हम कई पर्सनैलिटीज़ में खुद को ढालते जाएं, हमारे इस तरह कई एड्रेस बनते जाएं। एक शख्स जो बाहर से बहुत खुश नज़र आ रहा हो सकता है वो अंदर से इतना ही उदास हो। कैकी आज़मी ने लिखा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसी तरह कोई शख्स हो सकता है बाहर से बहुत मजहबी हो और अंदर से वो शैतानी सोच रखता। इसी तरह कोई शख्स माशरे में बहुत मुअज़्ज़ज़ हो, उसकी इज्जत की जाती हो, बहुत मोहतरम हो सकता है वो शख्स फैमिली के किसी मेंबर को लेकर या बॉस को लेकर वो बहुत ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का शिकार। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स, ये अल्टर ये भी हो सकता है कि कोई शख्स देखने में मर्द हो और उसकी जो फीलिंग्स है अंदर की वो औरत जैसी हो, वो औरत बनना चाह रहा हो। इसी तरह कोई औरत हो जो सही तौर पे औरत हो लेकिन उसके ज़हन और मेंटली वो मर्द बनने में खुशी महसूस कर रहा हो। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। गोया कि हर शख्स में एक अलग अलग शख्सियात मौजूद होती हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ मौजूद होती हैं, ये जिनको हम अल्टर्स कहते हैं। और ये अल्टर जो है वो एक शख्स में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। आमतौर पर नॉर्मल आदमियों में भी अल्टर्स होते हैं। जैसे कोई नॉर्मल शख्स अपने फ्रेंड्स में जब होता है तो उसका रवैया और होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने बॉस के सामने होता है तो उसका रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। और कुछ केसेस में जब ये अल्टर्स एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उनका म्यूचुअल गैप बी और सी का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है। कुछ केसेस में एक शख्स कई शख्सियात में अचानक से ढल जाता है, वो अचानक से अल्टर को अडॉप्ट कर देता है। यहाँ तक कि अगर उसने अभी पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया और उसके बाद उस फौरी तौर पे उसकी कैफियत बदल गई, वो अल्टर चेंज हो गया, हो सकता है जो उसने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया हुआ है वो भूल चुका होगा। ऐसी हालत में लोग
अपने हाथों से रखी चाबियां भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने गाड़ी कहाँ पे पार्क की। यहाँ तक कि कई लोग अपना घर का एड्रेस भूल जाते हैं। जो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो खुद को ठीक समझ रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं हम नॉर्मल जी रहे हैं, हम दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल हैं या उनसे बेहतर हैं, लेकिन वो हकीकत में ऐसे नहीं होते। वो ठीक कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये वो हमेशा खुद को ठीक समझते हैं। और बाज़ औक़ात उनको नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ। उनको ठीक से टाइम का अंदाज़ा नहीं हो पाता, उनको नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने आगे क्या करना है। वो 1 घंटा पहले कहाँ पे मौजूद थे, वो खुद को ठीक समझते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि उनके साथ क्या मसला चल रहा है। और जब उनको ये बताया जाता है कि आपके साथ ये मसला है, तो वो मानने से इनकार करा देते। कुछ साल पहले माजी में एक ऐसी शख्स को जब बताया गया कि आप मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो 6 साल लगे थेरेपी से उनको ये यकीन दिलाने में कि आप इस मसले का शिकार हैं। इस मसले का हल थेरेपी ही होता है और उस पर कितना वक्त लगता है ये मरीज पर डिपेंड करता है। वापस आते हैं हम एनालिसिस के केस में जिन भूत निकालने के अमल पे। जिन भूत जब किसी जिस्म से निकालने का अमल किया जाता है वो कितना तकलीफदेह होता है ये वो ही जान सकता है जिसके ऊपर ये अमल किया जाता है। अगर आप में से लोगों के सामने ऐसा कोई अमल हुआ है तो आपको पता होगा कि उस बंदे पर ये जो अमल किया गया है ये किस कदर तकलीफदेह होता है। और एनालिसिस पर महज 10 माह में 67 बार एक्सॉर्सिस्ट का अमल किया गया। यानी जिन भूत निकालने का जो अमल है वो 67 बार 67 टाइम्स किया गया, उसकी डेथ हो जाती है। क्या वजह होती है उसकी मौत की? लोग कहते हैं कि शैतान जिस्म के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और इसके हल के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। और फिर आपको बहुत से तरीके बताए जाते हैं कि इस कायनात से पॉजिटिव एनर्जी को किस तरह गेन करना है और किस तरह अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है। लेकिन एनालिसिस की मौत नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मौत भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी पानी की शदीद कमी की वजह से। उसका वजन 35 किलोग्राम तक गिर गया था। जो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे वो कहते हैं कि थेरेपी और मेडिसिन का वो रिस्पांस पॉजिटिव दे रही थी। उनके मुताबिक एनालिसिस को 3 बीमारियां थी। एक मिर्गी जो हम पहले बात कर भी चुके हैं, और दूसरा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये खाने के हवाले से, ये डाइट करने के हवाले से। हम कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मोटे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो मोटे नहीं हो रहे होते, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो मोटे हो रहे हैं, इस वजह से वो खाना कम कर देते हैं, वो अपनी खुराक कम कर देते हैं, और यहाँ तक कि वो अब नॉर्मल हद तक अपना वेट जो है वो लॉस कर देते हैं। और जो तीसरी बीमारी एनालिसिस में पाई गई वो थी हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस मर्ज की वजह से एक इंसान पर मजहबी ईमान और इबादत इस कदर हावी हो जाती है कि वो खुद को सूफी समझने लग जाता है, वो रूहानी पेशवा समझने लग जाता है, उसके लिए इबादत सबसे अहम है और उसके दिमाग सिर्फ उसी चीज़ में है, रूहानियत में इस कदर डूब जाता है कि अपनी असल पहचान को वो भूल बैठता है। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ सवाल होती है कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है, मुझसे कुछ गलत हो रहा है, मैं इसको ठीक करूँ, मुझसे कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। उसकी सोच इस हद तक महदूद हो जाती है कि उसके बाहर उसकी नज़र ही नहीं जाती कि उसकी ज़िंदगी में और क्या हो रहा है। ये वहम उनके दिमाग को महदूद कर देता है। एनालिसिस को ये बीमारी क्यों हुई? क्योंकि एनालिसिस के जो पेरेंट्स थे वो मजहबी थे, इसका जो ख़ानदान है वो मजहबी था, और एनालिसिस को लगता था कि उसके अंदर जो 6 शिकार मौजूद हैं ये इसको मजहब से दूर कर रहे हैं, वो उनसे लड़ रही थी। इसकी मौत के बाद डॉक्टर्स ने लिखा कि अगर इसको बर वक्त इलाज मिल जाता तो ये बच सकती थी, और इसी वजह से एनालिसिस के पेरेंट्स को और जिन्होंने इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया, यानी कि इससे जिन भूत निकालने का जिन्होंने अमल किया, अदालत में उन पर चार्जशीट दायर की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम में से कई लोगों के साथ भी ये कैफियत होती, हम में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमारे अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी डर और खौफ पाया जाता है, हमें भी किन कई चीज़ों पर पछतावे होते हैं, हमारी भी कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती, तो फिर हमारी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर क्यों नहीं आता? क्या फ़र्क है उन लोगों में जिनको ये मसला होता है, और क्या फ़र्क है उन लोगों को जिनको ये सब होने के बावजूद भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं आता? इस चीज़ को देखने के लिए कनाडा और यूएसए में इस मर्ज का शिकार होने वाले लोगों का जब डेटा कंपाइल किया गया तो ये देखा गया कि 90% लोगों के बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका होता है जो फिजिकली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, लेकिन
اس کی وجہ سے جو ٹراما ہوتا ہے، جو دماغ میں گھاؤ لگتا ہے، اس وجہ سے مریض کا دماغ ڈس آرڈر کیفیت میں کبھی نہ کبھی چلا جاتا ہے۔ یہ ماننا عجیب لگے گا کہ 2 چوٹ یہاں پہ لگی، وہ اکثر مریض لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، جو بھی انکانشیس میں چلی جاتی ہے۔ یہ بات ذرا سننے میں عجیب لگے کہ جو گھاؤ یہاں دماغ میں لگتا ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرتے ہیں، وہ اپنا الٹر میں ڈھل جاتے ہیں، وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا الٹر بدل لیتے ہیں، وہ اسٹریس، انگزائٹی اور سخت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس پوائنٹ پر کئی لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں میں وائلنس پایا جاتا ہے، وہ یا تو خود پہ وائلنس کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں پر وائلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مریض اس کیفیت میں جانے کے بعد اپنے بچپن میں ہونے والے اس واقعے کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کا علاج کرنے کی باری آتی ہے تو تھراپسٹ سب سے پہلے ان کو وہ واقعہ یاد کرواتا ہے، تاکہ وہ واقعہ یاد ہو، یہ اپنی اس اصل پرسنالٹی میں واپس جائیں، اس اپنی اصل آئیڈینٹی کو یاد کریں اور واپس اس میں جائیں، کیونکہ تھراپسٹ کا مقصد ان کو اپنی اصل آئیڈینٹی میں لے جانا ہوتا ہے۔ وہ اس آئیڈینٹی کے حوالے سے ایکسیپٹنس اور فارگیونیس ضروری ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کسی شخص کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے۔ یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، DID۔ تو یہ جو DID کی کیفیت ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہو، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق 50% یعنی کہ آدھی دنیا کے ساتھ DID کی کیفیت ہوتی ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ ہوتی ہے اور نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے، کم ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ شدت اختیار کر لیتی ہے، اور کوئی تو معمولی سے ہی واپس ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ آس پاس لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی روٹین ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئے گر جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ بے ہوش ہونے سے 2 منٹ پہلے وہ کس سے جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں کیا تھیں۔ ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ گرنے سے پہلے جو عمل کر رہے تھے وہ کیا تھا۔ کوئی تو اسی وقت اسی ٹائم کے ساتھ اس واقعے کو ڈسوسیٹ کر کے آگے چلا جاتا ہے، ان ڈیٹیلز کو بھول جاتا ہے، اس لیے وہ سنبھل جاتا ہے، اور کوئی اسی میں کھو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ایمنسیا، اور ایک ہوتا ہے ڈسوسیٹیو فیور۔ اس میں لوگ اپنی میموری مکمل طور پر بھول چکے ہوتے ہیں۔ 10 سال پہلے امریکہ میں ایک شخص اپنے ہوٹل میں ایک کمرے میں بے ہوش پایا جاتا ہے، اور جب اس کو ہسپتال میں لے جایا جائے اس کو ہوش آتا ہے تو چونکہ وہ ہوتا امریکن ہے لیکن سویڈش بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا نام بھول جاتا ہے، جو اس کا اصل نام ہے، جو ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے نام ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈسوسیٹیو فیور۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فیلنگس اور عمل کے ساتھ ڈس میچڈ ہوتے ہیں، اور اس ڈس آرڈر کو کہتے ہیں ڈی پرسنلائزیشن، اور ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے ڈی ریئلائزیشن، یعنی ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے، بس خواب دیکھ رہے ہیں، وہ ایک خواب ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات دماغی مسائل کی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس بیماری کے حوالے سے کافی سمجھ چکے ہوں گے، کافی سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی شخص کو دل کی بیماری ہے تو اس کو کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو مینٹل ایشو ہو تو اس کو تھراپسٹ کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو ڈسکریس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک شخص اسٹریس، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی مینٹل ایشو ہی ہو، تو اس کو تھراپسٹ کے پاس لے جانا چاہیے اور اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیے بذریعہ تھراپی۔ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جن بھوت کا قبضہ ہو سکتا ہے، یا شیطان ہم پہ ہمارے اندر جا کر ہماری سوچ کو بدل سکتا ہے، اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جن، بھوت، چڑیل یا شیطانی طاقت آپ کے جسم پر قبضہ کر سکتی، آپ کے اندر جا کر آپ کو غلام بنا سکتی ہے، اس کو عمل کے ذریعے اگر باہر نکالا جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے آپ کو اس ویڈیو سے آپ کے سوالات کا جواب ملا ہے، آپ کو نالج گین ہوا ہے، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کچھ ایسا ہی نالج آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو ملنے جا رہا ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔